हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देख रहे थे। हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को शुरू किया था। दोस्तों, जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये हम इजी क्वेश्चंस को अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस हैं वे आपके नोट्स के अंदर भी होते हैं। और डेली जैसे आप एक सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे तो इजी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 50 से 60 के करीब आते हैं आप उनको कर पाओगे। लेकिन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं 30-40 के आसपास, उन क्वेश्चंस को आप, जो ये हमारी सीरीज़ है पूरी सिविल इंजीनियरिंग को हम कंप्लीट कर रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उन क्वेश्चंस को करने में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। या आप मेरी एजुकेशन देख सकते हो, और एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी। उसके अलावा फ्रेंड्स ये सब एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो दोस्तों, अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ ए यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ एंड सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट एम हैज ए कांस्टेंट विड्थ। तो कोई आपको रेक्टेंगुलर बीम दी हुई है। रेक्टेंगुलर बीम पढ़ते ही आपके दिमाग में ये डायग्राम आ गया। उसकी स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है। उसकी स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? हर पॉइंट पे वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो ले सकती है उसकी वैल्यू एम होगी। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब है, मान लो ये बीम पूरी की इतनी लेंथ की है, तो यहाँ पे भी 100 न्यूटन का लोड वो सहन कर सकते हैं, यहाँ भी 100 न्यूटन का लोड वो सहन कर सकती है, और यहाँ भी वो 100 न्यूटन का लोड सहन कर सकती है। तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम का मतलब आप समझ गए। एंड सब्जेक्ट टू ए बेंडिंग मूवमेंट एम, एम उसके ऊपर बेंडिंग मूवमेंट हमने लगाया हुआ है, और उसकी कॉन्स्टेंट विड्थ है। जो ये बीम है इसकी विड्थ कॉन्स्टेंट है। तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? ये हमारी बीम कुछ इस टाइप से होगी। इसका क्रॉस सेक्शन तो रेक्टेंगुलर रहेगा हर जगह पे, लेकिन जो इसकी डेप्थ है वो मान लो यहाँ पर इतनी होगी, लेकिन यहाँ इसकी डेप्थ कितनी होगी? इतनी। तो कुछ इस टाइप से ये हमारी बीम होगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है वेरिएशन इन द डेप्थ विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो जो इस बीम की डेप्थ है, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, वो बेंडिंग मूवमेंट के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप में है। तो उस चीज़ को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो इसकी बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन है वो लिखनी पड़ेगी। फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ द बीम सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मूवमेंट सेक्शन मॉडुलस इज गिवन बाय, जो उसका बीम का सेक्शन मॉडुलस है उसको हम निकाल लेंगे। सेक्शन मॉडुलस बीम का होता है Z इजिकल टू आई बाई वाई। या फिर इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको पता है M बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? जो इसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस है हर जगह वो कितनी रहेंगी? सेम रहेंगी, एम वाई बाई बाई आई। ठीक है। तो वाई क्या होती है इसकी? वाई होती है न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस, जो ये वाला डिस्टेंस है। और मान लो इसकी डेप्थ डी है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे, तो जो वाई की वैल्यू है वो हम कितनी पुट करेंगे? ये हो जाएगा एम, वाई हो जाएगा डी बाई 2, और जो इसका आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर होता है? वो होता है बी डी क्यूब बाई 12। यह आपका इसकी बेंडिंग के अंदर स्ट्रेंथ है। अब दोस्तों, हमें क्वेश्चन में रिलेशनशिप किसके बीच में निकालना था? हमें रिलेशनशिप निकालना था जो इसका बेंडिंग मूवमेंट है और जो इसकी डेप्थ है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिखोगे एम, यहाँ से डी है, ये डी क्यूब है, ये डी स्क्वायर बचेगा, बी डी स्क्वायर ऊपर 6 आ जाएगा, ये 2 6 जा। तो ये आ गया आपका सिग्मा इज इक्वल टू 6m बाई बी डी स्क्वायर। आपको m और d स्क्वायर के बीच में रिलेशनशिप निकालना था, तो ये क्या है? 6m इज इक्वल टू सिग्मा बी डी स्क्वायर। तो जो इसकी डेप्थ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, ये हमने निकाल ली यहाँ से। और सेम इसी टाइप से अगर आपसे इसके उसके बारे में पूछेगा, जो इसकी विड्थ है वो कैसे प्रोपोर्शनल होएगी? जो इसकी विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रहेगी। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना आप समझ गए होंगे। आपको सिग्मा की जो वो है बेंडिंग स्ट्रेसिस इस बीम के अंदर, उसकी वैल्यू लिखनी है। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम है तो डेप्थ चाहे कितनी भी हो, विड्थ चाहे कितनी भी हो, जो सिग्मा है हर पॉइंट पे वो सेम रहेगा। और आपको किसी भी दो चीज़ के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो जैसे m और b के बीच में निकालना था, तो जैसे हमारे में m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, और इसी इक्वेशन से हम ये भी बता पा रहे हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो जो इसकी विड्थ है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। इसका फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेप्थ किसके प्रोपोर्शनल होएगी? रूट m के। सिंपल आपने बेंडिंग इक्वेशन लिखनी है, इसको आपस में इक्वेट करवा देना है।
आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। 20 नंबर क्वेश्चन, फॉर ए स्ट्रोंगेस्ट रेक्टेंगुलर बीम कट फ्रॉम ए सर्कुलर लॉग द रेशियो ऑफ द विड्थ एंड डेप्थ इज। तो दोस्तों कोई सर्कुलर लॉग है, सर्कुलर लॉग इस टाइप से, लॉग यानी कि लकड़ी का टुकड़ा, इसके अंदर से आपको एक रेक्टेंगुलर बीम बनानी है। तो ये रेक्टेंगुलर बीम सबसे स्ट्रोंगेस्ट कब होएगी? एक आप रेक्टेंगुलर बीम ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, यानी कि ये कितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट वाली रेक्टेंगुलर बीम है वो कब होगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो आपको इस चीज़ को वैसे याद रख लेना है, पेपर में आप इसका ड्राइव करने के लिए नहीं बैठोगे, लेकिन कैसे हुआ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सर्कुलर लॉग दिया हुआ है और उसके अंदर से आपने एक रेक्टेंगुलर बीम बनानी है, तो उस रेक्टेंगुलर बीम की जो विड्थ है वो बी होगी और जो उसकी डेप्थ होगी वो स्मॉल डी होगी। और आपको अच्छे से पता है इसके अंदर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू डाया ऑफ दिस सर्कुलर लॉग, जो इसका डाया ऑफ सर्कुलर लॉग है इसके बराबर क्या 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आपने जो इसकी डेप्थ है वो डाया ऑफ दी लॉग और जो विड्थ था उसके टर्म में आपने निकाल ली, और सेक्शन मॉडुलस जो रेक्टेंगुलर सेक्शन का वो भी आपने निकाल लिया। कितना होगा? सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? जेड इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई वाई। और किसी बीम का सेक्शन मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा वो बीम हमारी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये चीज़ भी आपको पता है क्योंकि आपने बेंडिंग इक्वेशन में पढ़ा होगा एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। जो उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होती है किसी भी बीम के अंदर वो किसके बराबर होंगी? एम इंटू वाई डिवाइड बाई आई। और इसको हम क्या लिखेंगे? एम डिवाइड बाई जेड, क्योंकि जेड क्या होता है? जेड इज इक्वल टू आई बाई वाई, यही तो होता है। तो इसको हमने इसके लिख दिया। अगर सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा तो जो सिग्मा है इसकी वैल्यू कम होगी, सिग्मा की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब क्या? हमारी बीम के अंदर बेंडिंग की जो स्ट्रेसेस हैं वो कम से कम डेवलप हो रही है, यानी हमारी बीम बिल्कुल सेफ है। तो इस क्वेश्चन में हमने वही चीज़ करी है, जो इसका सेक्शन मॉडुलस है डी स्क्वायर और स्मॉल बी के टर्म में लिख दिया। जो कैपिटल डी है वो तो फिक्स है, स्मॉल बी हमें निकालना था तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया और उसकी वैल्यू जो 0 आई तो हमने बी की वैल्यू निकाल ली। बी यानी कि जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसकी विड्थ और जो उसकी डेप्थ है वो भी निकाल ली। तो इन दोनों का रेशो क्या होगा? अब रेशो भी निकाल सकते हैं। इसका रेशो होएगा 0.707। आपको ये चीज़ और ये चीज़, ये तीनों चीज़ों आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो पेपर में इसका क्वेश्चन बनता है, इनमें से वो किसी भी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपको अगर ये याद नहीं होएगा तो आप ड्राइव करने के लिए बैठोगे और ड्राइव करने का मतलब है 5-7 मिनट चले जाएंगी आपकी। तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है वहाँ, और ना हमारे पास इतना टाइम होता प्री के अंदर। आपको ये याद रखनी है जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला सेक्शन होगा उसकी विड्थ कितनी होगी? dy√3 और उसकी डेप्थ कितनी होगी? √2/3 इंटू डी। और इनका अगर रेशो आपसे पूछ जाओ तो आप रेशो आप इनका निकाल सकते हो 1/√2 यानी कि 0.707। और बीम ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रेंथ और फुल्ली स्ट्रेस बीम, इस चीज़ की आप डेफिनेशन भी देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने आपको समझाया था कि वही चीज़ इन्होंने यहाँ उसमें लिखी हुई है, टू मिनिमाइज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड देयर बाय टू हैव द लाइटेस्ट पॉसिबल बीम। तो इससे हम क्या कर लेते हैं? बीम के मटेरियल को बचा लेते हैं। मान लो कोई बीम आपकी ऐसी है तो आपने क्या किया? मटेरियल को बचा लिया ना। एक तो आप इस बीम को पूरी ऐसी बनाते, उसकी बजाय आपने ऐसी बना दी इस बीम को, तो यहाँ पे जो मटेरियल लगना था वो आपका मटेरियल सेव हो गया। लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ तो इसकी हर पॉइंट पे सेम रही। फिर भी we can vary the dimension of the cross section such that the maximum stress at every cross section is equal to the maximum allowable bending stress। तो जो इसके अंदर हमने सिग्मा की वैल्यू निकाल ली है वो हर सेक्शन पे जो इसके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस लग सकता है उसके बराबर होता है इसके अंदर। तो ये वाली चीज़ भी आपको याद रखनी है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज इक्वल टू द मैक्सिमम अलोएबल बेंडिंग स्ट्रेस इज इन द बीम। द बीम ऑब्टेन इज कॉल्ड द फुल्ली स्ट्रेस बीम और बीम ऑफ द कॉन्स्टेंट स्ट्रेंथ। तो वो कॉन्स्टेंट स्ट्रेंथ की या फिर फुल स्ट्रेंथ की बीम होती है। जैसे मैंने लोड के एग्जांपल से समझाया था, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। मान लो यहाँ 100 न्यूटन के लोड पे फेल होगी, यहाँ भी 100 न्यूटन के लोड पे फेल होगी और यहाँ भी 100 न्यूटन पे। तो यहाँ आपको इतना सही सेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ आपको इतना बड़ा सेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। तो हर जगह इसका सेक्शन चेंज होता जाएगा और हर जगह ये फुल्ली स्ट्रेस रहती है। दोस्तों आपको क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई लग सकता है क्योंकि हमने केवल हाई लेवल के ही क्वेश्चन लिए हैं। इजी क्वेश्चन तो आपके नोट्स को जो आप रिवाइज करोगे सभी बच्चे कर देंगे।
लेकिन 40-50 नंबर लेने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए आपको 70 to 80 मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे टेक्निकल के अंदर। दोस्तों ये आप इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस होता है किसी भी बीम के अंदर वो किसके इक्वल होगा। जैसे कि कोई रेक्टेंगुलर बीम है, उसके जो शीयर स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये पैराबोलिक टाइप से होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और मैक्सिमम यहाँ पे होगा। और उस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 टाइम दी एवरेज शीयर स्ट्रेस। एवरेज शीयर स्ट्रेस आप कैसे निकालोगे, एवरेज निकालोगे जो उसके ऊपर फोर्स है डिवाइड बाय जो उसका क्रॉस सेक्शन है। ये तो होगी हमारी एवरेज स्ट्रेस, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। लेकिन मैक्सिमम किसके बराबर होगी, 3/2 के बराबर होगी रेक्टेंगल के अंदर। सर्कल के अंदर मैक्सिमम किसके बराबर होगी, 4/3 ऑफ द टाउ एवरेज। और टाउ एवरेज आपको पता कैसे निकालोगे, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। एरिया इसका क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। ट्रायंगल का आपको याद रखना है, जो इसके अंदर मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस होता है वो कहाँ पे आता है, इसके सेंट्रोइड के ऊपर आएगा। जो ट्रायंगल का जो सेंटर होएगा यानी कि h/2 डेप्थ पे, और उसकी वैल्यू कितनी होएगी, ये 1.5 ऑफ एवरेज शीयर स्ट्रेस की। और जो इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कितना आएगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आएगा 1.33 टाउ एवरेज। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, h/6। और उसी तरीके से जो डायमंड है, डायमंड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार आता है। इसके अंदर मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस किसके बराबर होगा, 9/8 ऑफ द टाउ एवरेज। और एवरेज कैसे निकालोगे आप, फोर्स डिवाइड बाय इसका एरिया। और जो इसके अंदर मैक्सिमम वाला होता है वो कितने डिस्टेंस पे होता है, मान लो जो इसका ऊपर वाली हाइट h है तो ये कितने पे होगा, सेंटर लाइन से h/4 डिस्टेंस पे। होलो सर्कुलर का आपको याद रखना है कि मैक्सिमम किसके बराबर होता है, 2 टाइम एवरेज के बराबर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम अलाउएबल शीयर स्ट्रेसेस इन ए सेक्शन इज 100 kg/cm²। यानी कि मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस किसी सेक्शन में कितनी हो सकती है, 100 kg/cm² हो सकती है। इफ़ ए बार इज सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल फोर्स ऑफ 5000 kg, तो जो हमारा बार है उस पर हमने 5000 kg की टेंसाइल फोर्स लगाई हुई है। एंड दिस सेक्शन इज द स्क्वायर शेप, तो इसका जो सेक्शन है वो स्क्वायर शेप का सेक्शन है। तो जो इसकी साइड्स होंगी उन साइड्स के डायमेंशन क्या होंगे। तो दोस्तों जो हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, तो आप पढ़िए क्या दिया हुआ हमें, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस मैक्सिमम को हम कैसे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस टाउ हमें दी हुई है। टेंसाइल फोर्स दी हुई है 5000 kg, जो इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स है। और टेंसाइल फोर्स से इसके ऊपर क्या लगेगा, अगर जैसे हमारा इस सेक्शन है हमने टेंसाइल फोर्स लगाई तो इसके अंदर सिग्मा डेवलप होगा। इस सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी, लेकिन हमें वो चीज़ निकालनी पड़ेगी। वो हम कैसे निकालेंगे, वो मोर डायग्राम से निकालेंगे। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। कोई बार है, टेंसाइल फोर्स लगाई है उसके ऊपर, और टाउ मैक्सिमम में क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो मोर सर्कल के अंदर आपको पता है इस साइड नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं और इस साइड शियर स्ट्रेसेस होती हैं। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। जो टेंसाइल फोर्स हैं, टेंसाइल फोर्स से क्या डेवलप होगा, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं वे डेवलप होंगी इस बीम के अंदर। और जो शियर स्ट्रेसेस होती हैं वे अलग होती हैं टेंसाइल स्ट्रेस से। तो आपने इसका मोर डायग्राम जब ड्रॉ किया, आपको पता है जैसे ये हमारा है, इसके अंदर कितनी स्ट्रेसेस हैं, यहाँ 0 हैं, यहाँ पे कितनी, यहाँ कोई सिग्मा होंगी। तो जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहाँ कितनी आ गई, यहाँ आपने 0 हो गई, और यहाँ कितनी आपके पास सिग्मा। और इसके अंदर कोई हमने शियर स्ट्रेस लग रखा है, नहीं लग रखा। इसके अंदर देखिए कोई शियर स्ट्रेस इसके अंदर नहीं है। जो हमारा ब्लॉक है उसके ऊपर केवल एक टेंसाइल फोर्स ही तो लग रखी है। जो इसके अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो तो हमें अलग से दे रखी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके अंदर इतनी लग सकती है, लेकिन लग कितनी रही है, केवल ये सिग्मा वाली फोर्स। तो इधर इसके अंदर कुछ सिग्मा लग रहा है, इधर 0 है। तो जब आपने इसका मोर सर्कल ड्रॉ किया तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, जो इसका डायमीटर है यानी कि σ/2 हो जाएगा और टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये मोर सर्कल है, आपने इसमें ये पता कर लिया कि जो σ/2 है, जो ये है σ/2, और जो ये टाउ मैक्सिमम है, ये दोनों इक्वल होंगे। सर्कल में देख के आप पता कर सकते हो बिल्कुल। जैसे ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, σ/2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, टाउ मैक्सिमम के।
यानी कि जो इस मोर सर्कल का रेडियस है, मोर सर्कल का रेडियस सिग्मा बाय 2, मोर सर्कल का रेडियस टाउ मैक्सिमम। तो इन दोनों को आपने इक्वेट करवा दिया। सिग्मा बाय 2 इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 100 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, और सिग्मा इज इक्वल टू 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपने निकाल लिया। जो स्ट्रेसेस होती हैं वो फोर्स बाय एरिया के इक्वल होती हैं। फोर्स आपको दिया हुआ 5000 kg का, आपको एरिया निकालना है, तो एरिया ये इधर चला जाएगा, 200 नीचे कर दिया, तो एरिया आपका आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको स्क्वायर दिया हुआ था तो इसकी साइड कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो जब आपको पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको फटाफट इन चीज़ों को अपने माइंड में रिलेट करना है। क्वेश्चन में आखिरकार ये बूझना क्या चाह रहा है। शियर स्ट्रेसेस आपको दी हुई थी और टेंसाइल फोर्स दी हुई हैं। आपके मन में तुरंत ये मोर सर्कल ड्रॉ करने की बात आई, आपने मोर सर्कल ड्रॉ किया, आपको पता चल गया सिग्मा बाय 2 इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम। आपने इनको इक्वेट करवाया, सिग्मा की वैल्यू निकाल ली और एरिया निकाल लिया। हार्डली 1.5 मिनट लग सकती थी इस क्वेश्चन को, तो आप आखिरी में अटैम्प्ट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर शाफ्ट कैन ट्रांसमिट ए टॉर्क ऑफ 5 किलोन्यूटन पर मीटर। कोई सर्कुलर शाफ्ट है, वो 5 किलोन्यूटन पर मीटर का टॉर्क ट्रांसमिट कर सकती है। अगर टॉर्क को हमने 4 किलोन्यूटन पर मीटर से रिड्यूस कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड टू द शाफ्ट इज, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उसमें कितना हो सकता है। तो दोस्तों आपको मैक्सिमम टॉर्क जो होता है या इक्विवेलेंट टॉर्क जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो किसके बराबर होता है, √t² + m²। और हमें पता है क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मैक्सिमम कितना लग सकता है, ये मैक्सिमम 5 लग सकता है, लेकिन अभी ये लग कितना रहा है, ये लग रहा है 4, तो m कितना लगेगा, m लगेगा 3, तो वही हमने क्वेश्चन में निकाल लिया। और इसी टाइप से इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट का भी जो आपका फॉर्मूला है वो बिल्कुल पता होना चाहिए। पेपर में आपको मूवमेंट दे रखा होगा और टॉर्क दे रखा होगा और आपसे इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट कह सकता है निकालने के लिए, तो ये चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए टॉर्जन मेंबर इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम 2 कंसेंट्रिक थिन ट्यूब। 2 पतली पतली थिन ट्यूब है, जैसे कि एक ट्यूब ये हो गई, दूसरी ट्यूब ये हो गई। एट द एंड द ट्यूब्स आर वेल्डेड टू रिजिड डिस्क। जो इसका एंड है, यहाँ पे एक डिस्क ली और इसको ऐसे वेल्ड कर दिया इस डिस्क के साथ। इन दोनों को एक साथ एक डिस्क, एक प्लेट के साथ हमने वेल्ड कर दिया। सो दैट बोथ दी ट्यूब्स आर ट्विस्टेड एज ए यूनिट, यानी कि उस डिस्क को आप जब ट्विस्ट करोगे तो दोनों के दोनों जो ट्यूब हैं इकट्ठे ट्विस्ट होएंगी। द रेडियस ऑफ आउटर ट्यूब इज 2r। जो बाहर वाले ट्यूब का रेडियस 2r है और अंदर वाले का r है। इफ द शियर स्ट्रेसेस डेवलप इन द आउटर ट्यूब इज टाउ, देन द शियर स्ट्रेसेस इन द इनर ट्यूब विल बी। जो बाहर वाले ट्यूब है उसके अंदर टाउ शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो अंदर वाले ट्यूब के अंदर कितना शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो दोस्तों इसके अंदर टॉर्जन इक्वेशन लगेगी। आप ये डायग्राम देख सकते हो, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, 2 ट्यूब थी, दोनों को हमने इकट्ठा एक साथ वेल्ड कर दिया। साइड से देखोगे आपको 2 ट्यूब ऐसे दिखेंगी। तो टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है, τ/r T/J g⁻L। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है, हमने 2 ट्यूब को रिजिडली इस एक साथ वेल्ड कर दिया था, तो थीटा दोनों का सेम रहेगा। आप इस प्लेट को ट्विस्ट करोगे, घुमाओगे ऐसे, तो सेम डिग्री ऑफ थीटा से दोनों घूमेंगी। सेम मटेरियल की हैं तो जी भी सेम रहेगा, सेम लेंथ है तो एल भी सेम रहेगा। तो आप क्या लिख सकते हो, τ1/r1 पहले ट्यूब के लिए इज इक्वल टू τ2/r2 जो दूसरी ट्यूब है उसके लिए। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हमारा कांस्टेंट है, यानी कि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, क्योंकि थीटा कांस्टेंट रहेगा और जी और एल दोनों के लिए सेम है। तो आपका क्या आ गया, τ1/τ2 इज इक्वल टू r1/r2। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, स्ट्रेस डेवलप इन दी आउटर ट्यूब देन द स्ट्रेस डेवलप इन दी इनर ट्यूब। बाहर वाले ट्यूब के अंदर टाउ स्ट्रेस है, बाहर वाले ट्यूब यानी कि τ2, इसमें टाउ स्ट्रेस है, τ1 हमें बताना था, r1 अंदर वाले का रेडियस r है, बाहर वाले का रेडियस 2r था, तो r से r कट गया, तो τ1 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टाउ, यानी कि
जो अंदर वाले ट्यूब है वो बाहर वाले का 0.5 टाइम टाउ रहेगा, उसके हाफ उसमें शियर स्ट्रेस आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बस एक टॉर्जन इक्वेशन लिखनी थी, टाउ बाय आर टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। और आपने ये चीज़ समझ ली कि रिजिडली जॉइंट है तो ये वाला टर्म कॉन्स्टेंट, ये वाला टर्म कॉन्स्टेंट, तो टाउ वन अपॉन R1 इज इक्वल टू टाउ टू अपॉन R2, ये आपको पता था, ये दोनों आपको पता था, आपको टाउ वन बताना था, जो कि हमने निकाल लिया 0.5 ऑफ टाउ। तो 1 मिनट के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 13 क्वेश्चन पढ़िए। द स्टेटमेंट दैट ए सेक्शन प्लेन बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट कंटिन्यू टू रिमेन प्लेन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो टॉर्जन की जब इक्वेशन हम डेरिवेशन करते हैं तब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि कोई जो हमारा प्लेन सेक्शन है बिफोर ट्विस्टिंग मूवमेंट और आफ्टर ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई करने के बाद वो हमारा प्लेन ही रहेगा। तो ये किस किस सेक्शन के लिए वैलिड रहता है? क्या वो सभी टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए वैलिड रहता है? जी नहीं। ऑल टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन विद कर्व बाउंड्री? जी नहीं। ओनली सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन? जी नहीं। ओनली होलो और सॉलिड क्रॉस सेक्शंस? तो केवल होलो या फिर सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए ये चीज़ हमारी वैलिड रहती है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या सोच के चलते हैं कि ये तो सभी के लिए वैलिड होगा। जी नहीं, ये सभी के लिए वैलिड नहीं होता। हम ये जो एजम्पशन पढ़ते हैं ना कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, तो ये सभी के लिए वैलिड नहीं रहता। ये होलो एंड सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए वैलिड रहता है जब हम टॉर्जन वाला केस पढ़ रहे हैं। ये हमारी टॉर्जन इक्वेशन है। इसके जो एजम्पशन होते हैं, मटेरियल आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस, इलास्टिक, हुक्स लॉ वैलिड है। प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग। इट मीन्स द रेडियस विच आर स्ट्रेट, इट मीन द रेडियस विच आर स्ट्रेट बिफोर ट्विस्टिंग विल रिमेन स्ट्रेट आफ्टर द ट्विस्टिंग। तो इसका मतलब क्या है? रेडियस जो पहले स्ट्रेट थे वो आफ्टर बाद में भी स्ट्रेट ही रहेंगे। और ये चीज़ हमारी सर्कुलर सेक्शन के लिए ही वैलिड क्यों रहती है? क्योंकि इन सर्कुलर सेक्शन द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोलर एक्सिस। जो आपका सर्कुलर सेक्शन है इसकी ये आपकी पोलर एक्सिस है, तो इसके अबाउट जो इसका शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल रहता है। देयरफॉर देयर इज नो ट्विस्टिंग बट नो वार्पिंग। तो जब आपने इसको ट्विस्ट किया तो ये ट्विस्ट तो हो जाएगा, ऐसे घूम तो जाएगा। मान लो पहले कोई लाइन ऐसी थी तो लाइन घूम के ऐसे आ जाएगी, घूम के ट्विस्ट तो हो गया ये, लेकिन वारपेज नहीं होगा। वारपेज यानी कि मुड़ नहीं जाएगा, इसकी शेप खराब नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे नॉन सर्कुलर है तो जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन सिमेट्रिकल होता और इसके अंदर वारपेज डेवलप हो जाती। वारपेज यानी कि मुड़ जाता। जैसे कि आप इसमें देखिए, नॉन सर्कुलर सेक्शन, मान लो कोई सेक्शन सर्कुलर नहीं है, आपने इसको ट्विस्ट किया यानी कि ऐसे घुमाया, तो इसके अंदर जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होने के बजाय यहाँ कुछ और है और डायगोनल में कुछ और है, तो ये वारपेज होना शुरू कर देगा। और नॉन सर्कुलर सेक्शन के अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होएगा? मिडल ऑफ द लॉन्गर साइड। ये चीज भी आपको याद रखनी है। 16th क्वेश्चन, ए शाफ्ट रोटेटिंग NRM अंडर ए टॉर्क T। तो NRM का मतलब है N रोटेशन पर मिनट, अंडर ए टॉर्क T ट्रांसमिट ए पावर ऑफ, तो कितनी पावर ट्रांसमिट करेगा? तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पावर इज इक्वल टू जो टॉर्क है इनटू जो इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन है। इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन किसके बराबर हो जाएगी? अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और टॉर्क हमसे क्वेश्चन में T हमें दिया ही हुआ है, बस आपको W निकालना था। N रोटेशन पर मिनट करता है ये। N रोटेशन का क्या मतलब है? एक रोटेशन का क्या मतलब है? 360 डिग्री। एक रोटेशन का मतलब है 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन। और N रोटेशन का क्या मतलब हो गया? 2 पाई N। और 1 मिनट के अंदर करा यानी 60 सेकंड में कितना करेगा? 2 पाई N बाई 60। तो ओमेगा इसका कितना हो गया? 2 पाई N बाई 60। तो आपने पावर का फॉर्मूला लिख दोगे, पावर इज इक्वल टू T इंटू ओमेगा, यहाँ बस T और आ जाएगा 2 पाई NT डिवाइड बाई 60। ये 2 पाई NT डिवाइड बाई 60 ये आपकी क्या हो जाएगी? आपकी पावर हो जाएगी। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन देखिए,
इफ द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए होलो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू द प्योर टॉर्क व्हेन इट अटेन मैक्सिमम shear stress Fs is 17 Fs upon 64 and the ratio of the inner diameter to the outer diameter। तो कोई होलो शाफ्ट है, यह आपका शाफ्ट है, यहाँ मटेरियल है और अंदर ये होलो है, खोखला है अंदर से। जो इसका अंदर का डायमीटर स्मॉल डी और जो इसका बाहर का डायमीटर है कैपिटल डी, इनके बीच का हमें रेशो निकालना है। अगर इसके अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है वो 17/64 F/N है तो दोस्तों जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होती है होलो शाफ्ट के अंदर, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला होता है F² डिवाइड बाय 4N, डायमीटर आउटर का स्क्वायर प्लस जो अंदर का डायमीटर का स्क्वायर है डिवाइड बाय जो बाहर का डायमीटर है उसका स्क्वायर। इस चीज़ को डिराइव कैसे किया वो चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रहना चाहिए τ²/4g ब्रैकेट में आउटर डाया का स्क्वायर अंदर वाले डाया का स्क्वायर डिवाइड बाय आउटर डाया का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। और हमें जैसे कि क्वेश्चन में दी हुई है ये जो इसकी एनर्जी है वो किसके बराबर है 17/64 Fs/N, और इसको हमने इसके इक्वल पुट कर दिया F²N से ये कट गया, डी आउटर अपॉन डी इनर का हमें वो रेशो बताना था। इसको सोल्व करके अब उस चीज़ को निकाल सकते हैं। डी इनर अपॉन डी आउटर का रेशो 1/4 आ गया हमारे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से आपको क्या याद करके जाना है, इस क्वेश्चन से आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, उसमें टर्म अलग यूज की गई है τ²/4g डी आउटर का स्क्वायर प्लस इनर का स्क्वायर अपॉन डी आउटर का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। उसके अलावा जो इक्विवेलेंट लेंथ है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर दोनों एंड उसके फिक्स हैं तो इक्विवेलेंट लेंथ किसके बराबर होगी L/2 के, इफेक्टिव लेंथ उसकी L/2। ये हम सोम के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर स्टील होती RCC होती तो ये वैल्यू कुछ और हो जाती, चेंज हो जाती। बोथ एंड फिक्स L/2, दोनों एंड अगर हिंज हैं तो L लेंथ के बराबर ही होगा। आपको से याद नहीं हो रहा है ये, तो इसको आप याद कैसे करोगे, यहाँ भी फिक्स है यहाँ भी फिक्स है, इसको लोड वगैरह लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ से चिपका रह जाएगा, ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर यहाँ चिपका रह जाएगा। तो जो इसकी लेंथ इफेक्टिव है वो कितनी है L/2, दोनों एंड फिक्स हैं, यहाँ पे यहाँ हिंज है यहाँ हिंज है, तो ऐसे हो जाएगा। जब लोड लगेगा तो इसकी लेंथ पूरी की पूरी लेंथ L रहेगी। एक फिक्स है अदर फ्री है, तो ये कैसे हो जाएगा, जब आप इस पे लोड वगैरह लगाओगे तो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो इसकी इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, इसको इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए आपको पूरा ऐसे लेना पड़ेगा और ये 12 लेंथ इसकी हम कंसिडर करते हैं। अगर एक फिक्स है दूसरा हिंज है तो जो इसका फिक्स वाला पार्ट है वहाँ से ऐसे चलेगा फिर ऐसे होगा और फिर ऐसे होएगा। अगर इसके ऊपर कुछ लोड वगैरह लग रहा है तो इसकी लेंथ कितनी है L/2 से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि L/√2 0.707। तो ये चीज़ें आपको चारों याद होनी चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन, रैंकाइन एम्पेरिकल करेक्शन फैक्टर फॉर बकलिंग लोड फॉर ए इंटरमीडिएट कॉलम। रैंकाइन का जो बकलिंग लोड का फॉर्मूला होता है इंटरमीडिएट कॉलम को, वो आपको पता होना चाहिए, उसको हमें रेफर करना है। वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट विल बी लिस्ट फॉर ए कॉलम मेड ऑफ, तो इसके अंदर जो रैंकाइन का कांस्टेंट होता है लैम्डा, उसकी वैल्यू कौन से कॉलम के लिए सबसे कम रहेगी। तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है इंटरमीडिएट कॉलम की वो हम ऐसे देते हैं 1/P, यानी कि लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी 1/PC। ये क्या है क्रिपलिंग लोड, ये क्या है यूलर लोड। ये PC को आप क्रसिंग लोड भी बोल सकते हो, यानी कि जब आपने उसके ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेसेस लगाई वो क्रस होने वाला लोड उसका कितना है। यूलर वाला यानी कि बकलिंग लोड कितना है उसका। और जो इसका यूलर का फाइनल फॉर्मूला बन के आता हमारा वो होता है P = FCA डिवाइड बाय 1 + A λ²। और जो ये लैम्डा होता है ये रैंकाइन कांस्टेंट होता है,
ये लैम्डा नहीं, लैम्डा तो आपका वो हो गया स्लेंडरनेस रेशो। जो ये ए है, ए को आप अल्फ़ा लिख सकते हो 1 + अल्फ़ा लैम्डा स्क्वायर। तो जो ये अल्फ़ा है या फिर ए लिख रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? उसकी होती है FC डिवाइड बाई पाई स्क्वायर ई के बराबर। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि जो ये अल्फ़ा है इसकी वैल्यू सबसे कम किस वाले केस में होगी। तो दोस्तों आप फॉर्मूले में देख सकते हो नीचे क्या है, पाई स्क्वायर ई। अगर ई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो ये ए है इसकी वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। नाउ ए विल बी लिस्ट व्हेन ई इज मैक्सिमम, ई यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जैसे हमारे पास ये 4 मटेरियल हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा यंग मॉडुलस किसका है? जो माइल्ड स्टील है उसका यंग मॉडुलस सबसे ज़्यादा है। तो जो ये रैंकाइन कांस्टेंट ए है वो सबसे कम किसके लिए होगा? माइल्ड स्टील के लिए। और आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए, जो ये अल्फ़ा है इसकी वैल्यू कितनी होती है? FC डिवाइड बाय पाई स्क्वायर ई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 21 नंबर क्वेश्चन, इन केस ऑफ द इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रट डैश इज प्रेफर्ड। अगर इसेंट्रिक लोडेड स्ट्रट है, इसेंट्रिक लोडिंग मतलब एक तो ये सेंटर पे लोड लगना चाहिए, सेंटर हो गया। अगर लोड आपका इसेंट्रिक यानी कि कुछ ई डिस्टेंस के ऊपर लोड लगता है आपका, तो आप कौन से टाइप का सेक्शन को प्रेफर करोगे? तो दोस्तों उस केस में हम होलो सेक्शन को प्रेफर करते हैं। होलो सेक्शन को ही हम प्रेफर क्यों करेंगे? क्योंकि उसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो सबसे ज़्यादा होगा। स्ट्रट क्या होते हैं? स्ट्रट हमारे कंप्रेशन मेंबर होते हैं जिनको हम ट्रसेस के अंदर यूज करते हैं। और ट्रस क्या होती हैं? ट्रस हमारा ऐसा मेंबर होता है, स्ट्रक्चरल मेंबर, जिसके अंदर बेंडिंग मूवमेंट जीरो होता है। जैसे कि ये आपकी कोई ट्रस वगैरह हो गई है, तो ट्रस इस टाइप की होती हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में लगी होती हैं ये। इनके अंदर बेंडिंग मूवमेंट जीरो होता है। और स्ट्रट होते हैं ऐसे कंप्रेशन मेंबर जिनके ऊपर कंप्रेसिव लोड आएगा। अगर स्ट्रट हमारे इसेंट्रिक लोडेड होएंगी तो होलो सेक्शन है वो सबसे बढ़िया रहता है। होलो सेक्शन सबसे बढ़िया क्यों रहेगा? जैसे ये होलो सेक्शन है, होलो यानी कि खोखला। जब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे इस वाले एक्सिस के हिसाब से या फिर इस वाले एक्सिस के हिसाब से, तो जहाँ इसका मटेरियल है वो इस वाले एक्सिस से सबसे दूर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? जो उसका मास है इनटू जो इसका रेडियस है उसका स्क्वायर, यानी कि इस एक्सिस से सबसे दूर है इसका मास। तो होलो सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सबसे ज़्यादा होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज़्यादा होगा। और वहीं उन्होंने बताया हुआ रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? स्मॉल स्लेंडरनेस रेशो। और स्लेंडरनेस रेशो कम है तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। लैम्डा यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन किसके बराबर होता है? L/R। और R की वैल्यू किसके बराबर होती है? R होता है I/A का रूट। उसके अलावा दोस्तों आप एक चीज़ और याद रख सकते हो, कोर और कर्न फॉर द डिफरेंट सेक्शन। ये कोर या कर्न ये क्या होता है? तो दोस्तों किसी सेक्शन के अंदर एक छोटा सा एरिया ऐसा होता है जिसके अंदर अगर आप लोड लगाओगे तो कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस उसके अंदर डेवलप नहीं होंगी। कोर या फिर कर्न क्या होता है? किसी भी मटेरियल के अंदर एक छोटा सा सेक्शन होता है उसके अंदर, जहाँ पे अगर आप टेंसाइल वो स्ट्रेसेस लगाओगे तो उसके अंदर कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होंगी। जैसे आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे आप तो इसेंट्रिक लोड है ना, लेकिन इसकी वजह से इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होएगी। ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सॉलिड सर्कुलर के अंदर जो डाया ऑफ कर्न है वो D/4 होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे इसके सेंटर से कितनी दूर है, तो सेंटर से कितना दूर हो जाएगा? सेंटर से D/8 हो जाएगा। लेकिन डाया कितना है इसका? D/4। रेक्टेंगल के अंदर जो आपका कर्न है या फिर कोर है वो किस शेप का होगा? रोम्बस शेप का होगा। और उसके डायमेंशन कितनी होंगी? B/3 इंटू D/3। और सेंटर से कितना दूर होगा? सेंटर से हो जाएगा B/6 इंटू D/6 दूरी पे। अगर आप सेंटर से मापना शुरू करोगे तो इसका हाफ हो जाएगा ना, यानी कि B/6। होलो सर्कुलर का आप जो डाया ऑफ कर्न है उसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, कैपिटल D² प्लस स्मॉल d² डिवाइड बाई 4 टाइम D।
ये इसका डाया है, अगर आपसे सेंटर से पूछेगा तो इसका हाफ हो जाएगा। स्क्वायर का भी रेक्टेंगुलर वाला ही रहेगा, d/3 इंटू d/3। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं। जो और क्वेश्चन बचे हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सेशन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए जब पेपर में यही क्वेश्चन सेम आएंगे और जो ये पढ़ा हुआ हम ये कंसेप्ट देख रहे हैं उससे आपके 10 के करीब 10-15 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा सोल्व होंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस क्लास के अलावा दोस्तों आपको अपने रिवीजन करते रहना है। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो जो बुक है आपके पास, और टेस्ट देते रहो। टेस्ट में जिस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे उस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ लो आप, जो थ्योरी है उसकी, जिस टीचर से आप पढ़ते थे, जो टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है। अभी 50 के करीब दिन बचे हैं, तो कम से कम 5 बार तो आप पूरी सिविल रिवाइज कर ही देना इन बचे हुए 50 दिनों में। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हो। पूरी सिविल को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। जो डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन है या थोड़े हम कम पढ़ते हैं उन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।